Good morning, students. History, lesson 6 Towns, Traders, and Craft Persons. Now, our topic is the changing fortunes of towns. जो शहर हमने पढ़ा कि बनने शुरू हुए थे, जैसे टेम्पल टाउन्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स थे, धीरे धीरे क्या था, जो टाउन्स थे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, उनका भाग्य जिसको कह सकते हो फॉर्च्यून, वो जो है वो चेंज होता रहा. सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद वेंट ऑन to become major commercial cities, but others like Tanjavur shrank in size and importance over the centuries. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि गुजरात में अहमदाबाद जो था वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा एक कमर्शियल सिटी बन गया, और तांजीपुर जो था उसका साइज़ कम होकर, इसका मतलब क्या था, साइज़ कम होने का मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई. ऐसे ही मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, विच रोज to the prominence as a center for silks and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England. ठीक है, मुर्शिदाबाद की अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें तो वो क्या था कि उसकी सिल्क जो थी वो वहाँ की फेमस होने की वजह से वो क्या बन गया था, कैपिटल बन गया था 1704 में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया. किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक कंपटीशन आ गया जिसमें क्या था कि जो वीवर्स थे उनको किस किस कंपटीशन का सामना करना पड़ा. जो मिल मेड क्लॉथ था जो इंग्लैंड से आता था वो काफ़ी चीप होता था, और जो वीवर्स वीविंग के थ्रू बनाते थे वो थोड़ा महंगा पड़ता था. इस वजह से उसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो कम होना शुरू हो गई. अ क्लोजर लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत. Hampi is located in the Krishna Tungbhadra basin. The magnificent ruins at Hampi reveal a well fortified city. ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर बेसिन जो है वहाँ पर हम्पी है, हम्पी जो है वो है. और उसमें क्या था कि उसके जो रून्स हैं, उसके जो बचे खुचे अवशेष जिसको कह सकते हैं वो है, उससे हमें पता चलता है कि ये एक वेल फोर्टिफाइड सिटी थी, जिसमें क्या था कि सीमेंट जो था जब उसको फोर्टिफाई किया गया, उसकी किलेबंदी की गई, तो उसमें क्या था, सीमेंट जो था वो कहीं भी यूज़ नहीं किया गया. तो उसके बदले क्या था, जो ईंटें थी उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम से आपस में जोड़ा गया, जिससे कि क्या था, वो पूरी तरह से पक्के थे और कभी भी टूटने वाले नहीं थे. द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव. वहाँ का आर्किटेक्चर जो था वो बिल्कुल अलग से था. द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडिड आर्क्स, डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स. उसमें क्या था कि जो आर्क्स बनी हुई थी उसके ऊपर डोम्स बने हुए थे. डोम क्या होता है कि जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी उठा हुआ एक गुंबज की तरह बना दिया जाता है, और उसके अलावा जो उसके हॉल्स थे वहाँ पर क्या था, पिलर्स बड़े बड़े लगाए गए थे, जिसके ऊपर उन जो बड़े बड़े हॉल्स थे उनको कंट्रोल किया गया था. उसके अलावा टेम्पल्स वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज परफॉर्म्ड बिफोर द डाइटीज़. टेम्पल्स जो थे वो क्या थे कि जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उनका हब कहलाते थे. और वहाँ पर क्या था, जो मंदिर में भगवान के सामने नाचने वाली जो औरतें होती थी जिनको देवदासी कहा जाता था, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट डांस परफॉर्मेंसेस जो थी वो देती थी. और वहाँ का जो फेमस मंदिर था विरूपाक्षा, जिसको कि शिव मंदिर भी कहा जाता है. और द महानवमी फेस्टिवल The Mahanavami festival, known today as Navratri in South, was one of the most important festivals celebrated at Hampi. जो नवरात्रि का फेस्टिवल होता था वहाँ पर पूरे जोर शोर के साथ जो था वो मनाया जाता था. हम्पी फेल into ruin following the defeat of the Vijayanagar in 1565 by the Deccani Sultans, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmednagar, Berar and Bidar. हम्पी जो था वो क्या हो गया, 1565 में बिल्कुल ख़त्म हो गया, जबकि दूसरे राजाओं ने जब उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत. सूरत इन गुजरात वॉज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. ठीक है, सूरत जो गुजरात में, वहाँ से क्या था कि कपड़े का व्यापार जो था वो मुगल समय से ही होता था. Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf of Ormuz,
Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here. और क्या था कि वेस्ट एशिया के साथ सूरत से ही ट्रेड होता था और उसके अलावा मक्का जाने के लिए जितने भी जो यात्री होते थे उनको शिप जो था वो यहीं से लेना पड़ता था. देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल and wholesale shops selling cotton textiles. The textiles of Surat were famous for their gold lace borders. जो सूरत का टेक्सटाइल था वो अपनी ज़री की कामकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और उसकी वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स थी. देयर वर द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स. वहाँ पर क्या था, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और बहुत सारे प्लेजर पार्क्स जो थे वो भी बने हुए थे. इट इज़ द नोट वर्दी दैट द सूरत मुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कैरियो इन इजिप्ट, इराक एंड बेल्जियम. ठीक है, जो सूरत की हुंडी होती थी, हुंडी एक तरह का डिपॉजिट नोट होता है. जैसे कि अब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही लोग जो होते थे, बड़े बड़े जो साहूकार होते थे, उनके पास अपना पैसा जमा कर देते थे और फिर दूसरी जगह जाके वो हुंडी दे देते थे उनको, और एक तरह का चेक हो गया जिसको कि जाके वो दूसरी जगह पे अपना कैश करवा लिया करते थे, जिससे उनके लिए पैसे को लेकर जाना, जो अगर यात्रा के दौरान कहें तो वो उनके लिए बहुत आसान रहता था. सूरत बिगैन टू डिक्लाइन. सूरत जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया इन द 17th सेंचुरी. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द मैनी फैक्टर्स. बहुत सारे इसके कारण बने, जिसमें क्या था, जो मार्केट्स थी उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी जो थी उनकी कम होनी शुरू हो गई. डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर. और क्या था, मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया, जिस वजह से उनका सूरत जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया. कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तगीज़ एंड द कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने अपना हेडक्वार्टर जो था वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया था, जिस वजह से सूरत जो है वो अपना स्थान जो उसका बना हुआ था उसको खो बैठा. फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसौलीपट्टनम. द टाउन ऑफ द मसौलीपट्टनम, लिटरली Fishport town, lay on the delta of Krishna river in the 17th century. It was a center of intense activity. Both the Dutch and the English East India Companies attempt to control Masulipatam as it became the most important port on the Andhra coast. जो डच थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों ही मसौलीपट्टनम के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि ये आंध्रा कोस्ट जो है उसके ऊपर था. द पोर्ट एट मसौलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच. ठीक है, जो किला बनाया था मसौलीपट्टनम में वो किसने बनाया था, डच रूलर्स जो थे उन्होंने वहाँ पर किला बनाया था. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. The English, Dutch and the French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. ठीक है, जितनी भी इंग्लिश, डच और फ्रेंच थे इन्होंने क्या कर दिया, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी, जिससे क्या है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़, व्यापारिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ़र एंड वीरजी वोरा who owned a large number of ships competed with them. ठीक है, इंडिया में भी ऐसे ट्रेडर्स थे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे जिन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी हद तक कंपटीशन देने की कोशिश की थी. द 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which were the nodal cities today. Crafts and commerce underwent major changes as the merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. ठीक है, जब क्या है कि बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, ये तीन बड़े शहर जो थे
तब ये एग्जिस्टेंस में आ गए थे, जहाँ पर कि क्या था कि क्राफ्ट और कॉमर्स जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा होता था, और जितने भी मर्चेंट्स और आर्टिशियंस जो थे वो ब्लैक टाउन्स में शिफ्ट करके, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंपनीज जो थी, उन्होंने क्या किया था, जो शहर थे उनको पार्ट्स में बांट दिया था, ब्लैक और वाइट में। जितने भी वीवर्स वगैरह थे, जितने भी कामगार लोग थे, सारे के सारे ब्लैक टाउन्स जो थे वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, और वाइट जो था वो किसके लिए था, सुपीरियर जो लोग थे वो वहाँ पर रहते थे, जिसमें कि उनकी रेजिडेंसीज फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मेड्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा में उनकी रेजिडेंस जो थी वो थी। ठीक है, उसके आगे आ जाइए, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगीज सेलर था। उसने क्या किया था, वो अफ्रीकन कोस्ट से चला और उसने केप ऑफ गुड होप उसे क्रॉस की, और उसके बाद वो इंडियन ओशन पर आ गया। उसकी जो जर्नी थी उसमें उसको 1 साल से ज़्यादा लगा, और जब वो कैलीकट पहुंचा 1498 में, और उसके बाद वो लिब्सन पुर्तगाल की जो कैपिटल थी वहाँ पर वापस चला गया था। और उसमें क्या हुआ था, वो 4 शिप्स लेकर चला था, जिसमें उसके 2 जो थे वो ख़त्म हो गए थे, और 170 लोग जो थे, जब यात्रा शुरू की थी उन्होंने तब वो चले थे, जिसमें से वापसी पर 54 जो थे सिर्फ वही सरवाइव कर पाए थे। अब क्या था, उसने रूट जो था वो ओपन कर दिया, जिससे क्या है कि इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स जो थे उसके बाद वहाँ पर आए थे। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो एक इटालियन था। उसने सोचा था कि वो वेस्ट वार्ड की ओर अटलांटिक ओशन से सी रूट जो इंडिया की ओर फाइंड करेगा। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज which got their name because of this confusion in 1492. He was followed by the sailors and conquerors from Spain and Portugal, who occupied large parts of the Central and South America, often destroying earlier settlements in the एरिया। अब क्या था, उसके पीछे पीछे बहुत सारे सेलर्स जो थे और कॉन्करर्स जो थे, जो राजा जो थे वो जीत हासिल करना चाहते थे, उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। और क्या करते थे वो, धीरे धीरे जितनी भी अर्ली सेटलमेंट्स थी उनको ख़त्म करते चले गए, और नई सेटलमेंट्स जो थी वो उनको बनाते चले गए। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाउन्स के बारे में पढ़ा है, और जितने भी टाउन्स जो थे वो डेवलप होते रहे और कैसे फिर उनको वो ख़त्म होते रहे, अपना अस्तित्व जो था उसको खोते रहे, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है।